सारावती, तारावती नदी पर आप लोगों का जोग जलप्रपात बना हुआ है। अब इसको स्टेप से समझने का प्रयास करें। अब इसको स्टेप से समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। कैसे, इसकी बात करेंगे हम लोग। चलिए इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, यदि हम लोग इसको स्टेप में समझिए तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? क्या जोक है, या कूचिकल है, या राकिम है, या केवती है? ठीक, अब केवत की बात कर रहे हैं तो इसको समझिएगा कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? कूचिकल जलप्रपात है। कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट की बात करें तो इसी चीज पे एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि जो आपका जोग जलप्रपात है इसी को गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी, सोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। इसी को आप लोग महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। तो इसको किसी भी नाम से आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोगों को इसके साथ कनेक्ट करते हुए चलना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, राकिम कुंड की बात करते हैं हम लोग। तो आपका राकिम कुंड जब भी हम लोग बात करेंगे तो यहां पर आप लोगों को स्पष्ट होना चाहिए कि कौन कौन से जलप्रपात आपके कहां पर स्थित है। केवती की बात करें तो केवती कहां पर है आपका? या रीवा में स्थित है। कहां पर? रीवा। और रीवा कहां पर है आपका? मध्य प्रदेश में स्थित है। फटाफट याद कर लीजिएगा। और केवती की बात करें तो ये किस पे है? महानदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर यदि आप लोग देखेंगे तो यहां पर समझने का प्रयास करेंगे तो आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात किसका हो जाएगा? कूचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा। स्पष्ट हुआ पहला आंसर। यदि हम लोग दूसरे पे चलते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका तटरेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, केरल की बात करते हैं, गुजरात की बात करते हैं। फटाफट इसको भारत के मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग कि भारत का सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। फटाफट इसे समझते हुए चलिएगा। यदि हम लोग देखें गुजरात की, तो सबसे पहले यदि हम लोग गुजरात लेते हैं, गुजरात की तटरेखा कितनी लंबी है इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यह आपकी 1214 किलोमीटर इसकी लंबाई है गुजरात की। और नेक्स्ट आप देखते हैं तो 12 के बाद यदि हम लोग देखें तो आपका यहां पर क्या स्थित है? आंध्र प्रदेश स्थित है। स्टेप में समझिएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश है। अब आंध्र प्रदेश की यदि लंबाई की बात करेंगे तो यहां पर यह भी आप लोगों को स्पष्ट रखना है कि आंध्र प्रदेश की लंबाई 973 किलोमीटर है। तट रेखा की लंबाई जब हम लोग बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की 973 है। अब यहीं पर नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा। आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु आपका नेक्स्ट आ जाएगा। तमिलनाडु। अब तमिलनाडु की बात कर ली है तो यहां पर इसकी लंबाई कितनी है? 960 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट पॉइंट पर यहीं पर केरल की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट आप लोगों का केरल राज्य की बात करेंगे। केरल राज्य की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर आप लोगों को समझना है कि 569 किलोमीटर केरल राज्य की तट रेखा है। किसकी? केरल राज्य की तट रेखा 569 किलोमीटर है। यदि तो चीजें हम लोग देखें तो यहां पर सबसे ज्यादा यदि हम लोग देख रहे हैं तो आपका सबसे ज्यादा लंबी तट रेखा किस राज्य की है? गुजरात राज्य की है। किसकी है? गुजरात की। बिल्कुल वसीम जी, बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? प्लियोसीन या पैलियोसीन या प्लास्टोसीन या फिर ओलिगोसीन किस युग में आपके थार मरुस्थल का निर्माण हुआ है? फटाफट सभी लोग बताएं। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि थार मरुस्थल का निर्माण जब मैं आप लोगों को भारत के बारे में बताऊंगा तब आप लोगों को इसके बारे में डिटेलिंग करूंगा पूरी कि थार मरुस्थल का निर्माण या हिमालय का निर्माण किस किस युग में हुआ है।
तो ये प्लास्टोसीन एवं अभिनव जमाव के काल में हुआ था। और थार मरुस्थल के बारे में एक वर्ड और बोला जाता है कि यहां पर पहले समुद्र था। क्या था? समुद्र था। और कौन सा समुद्र था यहां पर? तो अरब सागर का विस्तार यहां तक माना जाता है। विस्तार माना जाता है, याद रखिएगा। इसको हम लोग जब डिटेल करेंगे तब मैं आप लोगों को कनेक्ट करते हुए चीजों को समझाऊंगा कि कैसे अरब सागर का विस्तार यहां तक माना जाता है, एविडेंसेस क्या है, इसके आधार क्या हैं और क्यों इसको ये माना जाता है, और वर्तमान में ये कैसे मरुस्थल का निर्माण हुआ है। इन सब चीजों को हम लोग अपने क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन है हम लोगों का, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हुए हम लोगों को चलना है। तो चलिए फटाफट केरल की बात करते हैं। तो केरल में कौन सी पहाड़ी की बात करेंगे? तो अनईमुड़ी। केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनईमुड़ी है। नागालैंड की यदि हम लोग बात करेंगे तो नागालैंड में यदि आप लोग देखेंगे सारामती आप लोगों की। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आप लोगों को पता है उत्तराखंड में कौन सी है? नंदा देवी है। तमिलनाडु की बात करेंगे दोदा बेटा हो जाएगी। तो यहां पर 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 2 1 3 4 2 1 अर्थात आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर सी ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वसीम जी बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है। थॉर्नबेट का है, ये कोपेन का है, ये ट्रिवार्थ का है, ये टैम्प्स का है। फटाफट बताइए किसने यह स्टेप दिया था, किसने यह कहा था? तो याद रखिएगा कि यह शब्द किसने कहा था? यह शब्द वनस्पति जलवायु का सही सूचक है तो ये थॉर्नबेट ने कहा था। और किसके परिप्रेक्ष्य में कहा था ये भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किसके परिप्रेक्ष्य में कहा गया था। तो यह जल संसाधन याद रखना है आप लोगों को। जल संसाधन संभाव्य के रूप में जब जल संसाधन की संभावना थॉर्नबेट ने बताई थी तो उसमें यह स्टेटमेंट दिया था। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सही सुमेलित नहीं है या सही नहीं है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। नेक्स्ट की क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, काली मृदा में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है। काली मृदा हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। फटाफट बताते हुए चले, काली मृदा के बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। अब काली मृदा कहां पर पाई जाती है सभी लोग बताते हुए चले। कह रहा है सही नहीं है। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट ये हो जाएगा, काली मृदा हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। तो हिमालय क्षेत्र में काली मृदा नहीं पाई जाती है। हिमालय क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाएगी इसको भी समझ लीजिएगा। हिमालय क्षेत्र की बात करेंगे, यहां पर जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। कौन सी? जलोढ़ मृदा के अंश पाए जाएंगे। या फिर यहां पर पर्वतीय मृदा पाई जाएगी। कौन सी? पर्वतीय मृदा पाई जाएगी। क्योंकि हिमालय का निर्माण किससे हुआ है? 33 सागर से हुआ है। किससे हुआ है? अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा सभी लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। हिमालय का जो निर्माण हुआ है, हिमालय का निर्माण की बात करेंगे तो यहां पर इसका निर्माण किससे हुआ है? आपके 33 सागर के 33 सागर के मलबे से हुआ है। मलबे से हुआ है। अच्छा, ये मलबे से हुआ तो यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, जब मलबे की बात कर रहे हैं हम लोग किसके? 33 सागर के मलबे की। तो मलबा किनका निक्षेप होता है? नदियों के द्वारा लाया गया निक्षेप होता है। किसका होता है? फटाफट समझने का प्रयास कीजिए। नदियों के द्वारा लाया गया निक्षेप है। अब निक्षेप की बात कर रहे हैं हम लोग, नदियों के द्वारा लाया गया निक्षेप की चर्चा कर रहे हैं। तो इसको समझिएगा कि जब लाया गया निक्षेप है अर्थात ये कैसी होगी? या आपकी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र हो सकता है। जलोढ़ मृदा का
लेकिन जब काली मृदा की बात करते हैं तो यहां पर यह भी समझ लीजिएगा, काली मृदा की जब भी हम लोग बात करते हैं तो इग्निशियस रॉक की बात करते हैं। काली मृदा की बात करेंगे तो आग्नेय चट्टान की बात करते हैं। आग्नेय चट्टान का निर्माण किससे हुआ है? लावे से हुआ है। अब लावे से हुआ है तो लावे का जब इरोजन होगा, क्षरण होगा, तो क्या बनेगा? काली मृदा का क्षेत्र बनेगा। अब क्यों लावे के इरोजन से होगा? क्योंकि लावे का निर्माण बेसाल्ट से हुआ है, और बेसाल्ट में यदि देखा जाए तो क्या पाया जाता है? निकिल और फेरस पाया जाता है। क्यों निकिल और फेरस पाया जाता है? क्योंकि यहां पर आपके जो ग्रह की बात करेंगे, आंतरिक कोर की बात करेंगे, आंतरिक कोर में क्या पाया जाता है? आपका निकिल और फेरस पाया जाता है। कोर की बात करेंगे, आप लोग सियाल, सीमा और निफे की बात करते हैं तो निकिल और फेरस पाए गए। तो निश्चित रूप से काली मृदा में यदि हम लोग बात करेंगे किस कंटेंट की मात्रा ज्यादा होती है, तो यहां पर आपकी काली मृदा में सबसे ज्यादा किसकी कंटेंट की मात्रा होगी? लौह तत्वों की मात्रा ज्यादा होगी। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होगी। तो निश्चित रूप से जब काली मृदा की बात करेंगे तो काली मृदा में हिमालयी क्षेत्र की चर्चा जरूर करेंगे। तो यहां पर आप लोगों को स्पष्ट होना चाहिए कि जब हिमालय की चर्चा करेंगे तो हिमालय में आज तक कभी वॉल्केनोज की प्रक्रिया नहीं हुई है, या हिमालय में वॉल्केनोज में या आपके ज्वालामुखी प्रक्रिया कभी निर्मित नहीं हुई है। तो निश्चित रूप से हिमालय के क्षेत्र में काली मृदा का क्षेत्र नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब क्या है? वहां पर भूकंप आएगा लेकिन ज्वालामुखी नहीं आता है, क्योंकि आपका यहां पर दो प्लेटें टकराई हैं, स्थली प्लेटें टकराई हैं। जब स्थली प्लेटें टकराएंगी तो यह आपके आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, और जब प्रवेश नहीं कर पाती हैं तो निश्चित रूप से यहां पर ज्वालामुखी प्रक्रियाएं नहीं होंगी। यहां पर क्या होंगी? यहां पर हलचल होंगी, और हलचल किसके कारण होगी? संवहनीय तरंगों के कारण होंगी। तो स्पष्ट रूप से यहां पर काली मृदा का क्षेत्र नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? इडेफिक या क्लाइमेटिक या बायोटिक या टोपोग्राफी? फटाफट बताइए, इनमें से कौन सी आपकी मृदा से संबंधित तो हो जाएंगी? फटाफट बताते हुए चलें इसमें। अब देखिए, क्लाइमेटिक की बात करेंगे तो मौसम की बात करेंगे, क्लाइमेटिक की बात करेंगे तो मौसम से संबंधित हो जाएगा। किससे? मौसम से संबंधित होगा। बायोटिक की बात करेंगे तो फटाफट बताते हुए चलिए, इसमें कोई बड़ा मंत्र नहीं है। इसमें बायोटिक की बात करेंगे तो जैविक घटक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जैविक घटक की बात करेंगे आप लोग। और टोपोग्राफी की बात करेंगे तो टोपोग्राफी को समझिएगा कि यह आपका क्या है? ग्रह विज्ञान है। क्या है? ग्रह विज्ञान है। किनका ग्रह विज्ञान है? तो यह भी आप लोग समझ लीजिएगा। टोपोग्राफी ग्रह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के किसी अन्य ग्रह, उपग्रह, सैटेलाइट्स की बात की जाती है। तो यह तीनों तो नहीं हो सकते हैं। अब बचा इडेफिक। इडेफिक आप लोगों का बचा है, ये आप लोगों की मिट्टी से संबंधित है। किससे संबंधित हो गया? यह इडेफिक की बात करेंगे, यह मृदा से संबंधित है। मृदा से संबंधित है। क्लियर समझ में आ रहा है सभी लोगों को कि यह मृदा से संबंधित हो जाएगा। तो सातवें का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सातवें का यदि हम लोग देखेंगे तो यहां पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आठवें की, निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची और काली मिर्च के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है? तो नो डाउट आप लोग आंख बंद के केरला लगा दीजिएगा कि कौन काली मृदा कह रहा हूं, इलायची और काली मिर्च के रूप में अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? सर्वाधिक उत्पादन केरल करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है किस पे? सामाजिक विकास पे, राजनीतिक विकास पे, परिवहन एवं संचार का विकास, अंतरराष्ट्रीय संगठन की बात करते हैं। 8 का सी बिल्कुल सही है वसीम जी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फटाफट सभी लोग बताते हुए चलें तो आप लोगों को वैश्विक गांव की संकल्पना की बात करेंगे तो यहां पर एक चीज याद रख लीजिएगा कि जब भी हम लोग वैश्विक गांव की संकल्पना की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि परिवहन और संचार का विकास होना। इसका मतलब क्या हो गया? परिवहन एवं संचार का विकास होना। क्योंकि वैश्विक गांव का मतलब ही है कि जब तक गांव का सड़कों का निर्माण अच्छा नहीं होगा, जब तक वहां पर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, तो वैश्विक गांव की बात ही नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप लोगों का सी ऑप्शन बेटा रेडी हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है? निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है? फटाफट बताते हुए चलिए।
किनमें पंपास घास का मैदान स्थित है? फटाफट बताइए कि पंपास घास का मैदान कहां पर पाया जाता है सभी लोग। तो आप लोगों को पता होना चाहिए पंपास घास का मैदान कहां पर पाया जाएगा? अर्जेंटीना में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान पाए जाते हैं। ये कैसी है? ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। ये कैसी है? ये आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप लोगों को यह क्लियर हो जाएगा कि यदि हम लोग बात करेंगे विषुवतीय क्षेत्र की तो यहां पर सघन वन पाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से जब यहां पर विषुवतीय क्षेत्र की चर्चा करेंगे तो ये समझते हुए चलिएगा विषुवतीय क्षेत्र में कैसे वन पाए जाएंगे। तो यहां पर समझिएगा, यहां पर यदि हम लोग चर्चा करेंगे तो यहां सघन वन पाए जाएंगे, सघन वन पाए जाएंगे। और जहां पर सघन वन पाए जाएंगे तो वहां पर कतई कभी नहीं घास के मैदान पाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें आप लोगों का लगभग, यदि हम लोग बात करें आपका 31 डिग्री अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश की बात करते हैं, ये आप लोगों का कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? ये आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात करते हैं। तो कटिबंधीय क्षेत्र में आप लोगों के वनों की संख्या कैसी होगी? वन कैसे पाए जाएंगे? यहां पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं और इनके मध्य में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात करते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात करते हैं तो यहां पर आप लोगों को स्पष्ट होना चाहिए शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा वन नहीं पाए जाते। इनके बीच में वन कैसे होंगे? आपके क्रिसमस या फिर आप लोग ये समझ लीजिए कि आपके शंकुधारी वन पाए जाएंगे। यहां पर कैसे वन पाए जाते हैं? शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और शंकुधारी वन पाए जाने के कारण यहां पर इनके बीच में काफी दूर दूर तक गैप क्रिएट होता है और गैप क्रिएट होने के कारण इन क्षेत्रों में बड़े बड़े घास के मैदान निर्मित होते हैं। जब बड़े घास के मैदान निर्मित होंगे तो यहां पर पशुधन का उत्पादन ज्यादा होगा और पशुधन का उत्पादन होगा तो निश्चित रूप से यहां डेयरी उद्योग का विकास होगा। तो निश्चित रूप से अर्जेंटीना आपका डेयरी उद्योग के लिए भी फेमस है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। मरुस्थल और देश की बात करते हैं, मरुस्थल और देश की बात करते हुए आगे चलते हैं हम लोग। फटाफट बात करते हैं सोनोरन की बात करते हैं। तो सोनोरन आपका कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो यह बिल्कुल राइट है। टकला मकान की बात करते हैं तो टकला मकान कहां पर स्थित है? आपका चीन में स्थित है। काराकुम की बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान दे रहा है यहां पर, तो तुर्कमेनिस्तान बिल्कुल सही है। गिब्सन की बात करेंगे तो यह ब्राजील में ना होकर बेटा ये कहां पर है? आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये तीनों आपके सही हैं, ये तीनों आपके सही है। लेकिन यदि हम डी ऑप्शन को ध्यान देंगे तो डी ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा? यहां पर डी ऑप्शन को देखेंगे तो डी ऑप्शन विस्तार क्षेत्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, बट बिल्कुल सही है। गिब्सन की बात करेंगे तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया जो क्षेत्र होगा वहां पर गिब्सन का मैदान पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाले डेल्टा का निर्माण होता है? पक्षी के पंजे वाली स्थिति में आप लोगों का आकृति वाली डेल्टा का निर्माण होता है। हांगो में, नील में, डेन्यूब में या मिसिसिपी में? फटाफट बताते हुए चले। पक्षी के आकृति वाले डेल्टा का निर्माण नदियों के निक्षेप के जमाव से होता है। किससे होता है? नदियों के निक्षेप के जमाव से होता है। नदियों के पॉइंट लिखते जाइएगा। नदियों के निक्षेप के जमाव से होता है। अब निक्षेप का जमाव से होता है तो नेक्स्ट पॉइंट की यहां पर बात आ जाएगी। यहां पर बात आएगी मिसिसिपी का जो डेल्टा है, मिसिसिपी का डेल्टा जो है वो इसका अच्छा उदाहरण हो जाएगा। किसका? आपके पक्षी के पंजे के आकार की बात करेंगे तो यह आप लोगों के मिसिसिपी का डेल्टा जो होगा सबसे अच्छा उदाहरण है। और ये एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी
अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। याद रख लीजिएगा, बड़ी नदी है। ये भी पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहीं पर यदि हम लोग देखें इस नदी की लंबाई की बात करते हैं तो इस नदी का लंबाई कितनी है? 3730 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। नेक्स्ट पॉइंट, यहीं से यदि आप लोग देखें तो इसमें इस ताश का झील का निर्माण होता है। इस ताश का झील का निर्माण होता है जो आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। और यह जाकर कहां पर गिरती है? तो यह भी पॉइंट याद रख लीजिएगा, यह मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो यह आपका क्या हो जाएगा? यह आप लोगों का राइट आंसर डी ऑप्शन जो होगा ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। यहां पर निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व में आयोडीन में अग्रणी या सबसे आगे उत्पादन, सबसे ज्यादा उत्पादन आयोडीन का कौन सा राष्ट्र करता है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली या चीन? चिली और चीन दोनों भाई। चलो फटाफट बताइए, इसमें सबसे ज्यादा आपके आयोडीन का उत्पादन कौन सा करता है? तो यहां पर याद कर लीजिएगा, चिली विश्व में सबसे ज्यादा आयोडीन का उत्पादन करता है। और चिली कहां पर स्थित है? तो यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहां पर स्थित है? यह आपके दक्षिण अमेरिका में स्थित है। क्लियर समझिएगा कि और यदि यहां पर देखा जाए तो यह एंडीज और प्रशांत महासागर के मध्य में, किसके? दक्षिण अमेरिका में है ये एंडीज की बात कर रहे हैं। एंडीज और पैसिफिक ओशियन या फिर प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। ये भी याद रख लीजिएगा कि यहां पर दक्षिणी अमेरिका की बात आई है तो दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत पाया जाता है आप लोगों का। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित कॉफी उत्पादन देशों को उनके कॉफी उत्पादन को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। कोलंबिया, वियतनाम, ब्राजील, इंडोनेशिया। फटाफट बताते हुए इसमें आप लोग चलेंगे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? सबसे पहले यदि हम लोग देखेंगे तो आपके कॉफी उत्पादन में सबसे पहला स्थान किसका है? आपका ब्राजील का है। दूसरा नाम आता है वियतनाम का है। तीसरा स्थान आपका कोलंबिया का है और चौथा स्थान किसका है? इंडोनेशिया का है। तो इसी क्रम में व्यवस्थित कर दे तो ब्राजील पहले, सी कहां पर है? सी इसमें है। चलिए दूसरे नंबर पे वियतनाम है तो वियतनाम अर्थात आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? CBAD राइट आंसर हो जाएगा। जो क्रम की बात कर रहा है यहां पर वो क्रम होगा CBAD अर्थात बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य समुद्री दूरी में कितनी कमी आई? देखिए डायरेक्ट फैक्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं। 2018 का भी हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो अर्थात इसका मतलब क्या है? 2018 तक कहीं पर भी पैटर्न में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है और डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को देना है। तो याद रखिएगा कि इससे 7000 किलोमीटर की लंबाई या इनके बीच की दूरी कम हुई थी। कितनी कम हुई थी? 7000 किलोमीटर की इनसे दूरी कम हुई थी। याद रखिएगा। अगर हम इसको मुंबई से देखें, क्योंकि मुंबई की स्थिति यहां से, ये मुंबई है आपका, मुंबई से यूरोप के बीच की दूरी, यूरोप के बीच की दूरी देखें तो यहां पर 7250 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। कितनी हो जाती है? 7250 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। संभवतः कभी पूछ ले तो आप लोगों के लिए यह भी याद रख लेना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? अशोधित जन्म दर या अशोधित मृत्यु दर या प्रव्रजन या विवाह दिए गए कूट से
सही उत्तर का चयन कीजिए। आप भी विवाह के लिए तो परेशान हैं, आधा देश तो शादी के लिए परेशान है बेचारा। सबको देखो, हमारी शादी नहीं हो रही, शादी करवा दो, शादी करवा दो। शादी से तो जनसंख्या बढ़ती है और कहाँ बढ़ेगी। चलो फटाफट बताओ इसमें क्या होगा। शादी वादी भी हो रही है, चलो भैया ये अच्छी बात है, थोड़ा बहुत अच्छा लगा कि शादी की भी बात आ गई, तो आप लोगों को यह थोड़ी सी तसल्ली मिलेगी कि हाँ सर ने विवाह हुआ की बात भी कर दी है। तो इसमें आप लोगों का किसका परिणाम है फटाफट बताते हुए चले। तो सबसे पहले आशोधित जन्म दर की बात करेंगे। आशोधित जन्म दर और आशोधित मृत्यु दर जो होगी उसके आधार पर ही आपकी जनसंख्या वृद्धि होती है। किसके आधार पर? आशोधित, यदि हम लोग बात करें यहाँ पर आशोधित जन्म दर और मृत्यु दर यदि आप लोगों को ज्ञात हो जाए तो आपको जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि में निम्न में से किसका परिणाम है, तो ये दोनों का परिणाम होगी। किसका परिणाम हो जाएगी? 1 और 2 का परिणाम हो जाएगी। क्लियर है सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। निम्नलिखित राज्यों में कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सेम 2017 का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सेम 2017 का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आर्थिक दृष्टि से हरियाणा सबसे ऊपर है और यदि देखें लिंगानुपात के आधार पर हरियाणा बहुत अच्छा है। कितना है बेचारे, आधे से बेचारे कितने लोग कुंवारे रह जा रहे हैं। कितना है यहाँ पर लिंगानुपात? 879 यहाँ का लिंगानुपात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व का कुल जनसंख्या, विश्व की होगा यहाँ पर, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशतांक शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? 25, 35, 45, 55। कितने प्रतिशत लोग शहरों में निवास करते हैं? फटाफट इसको बताते हुए चले कि कितने प्रतिशत लोग आपके शहरों में निवास करते हैं। फटाफट सभी लोग बताएं, फटाफट इसका राइट आंसर दें कि कितने लोग आपके शहरों में निवास करते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, शहरों की बात है तो पलायन की प्रक्रिया बहुत चल रही है। गांव में रोजगार नहीं है, खेतीबाड़ी है और खेतीबाड़ी से बहुत ज्यादा पैसा प्राप्त नहीं हो रहा, तो निश्चित रूप से शहरों की तरफ लोग बढ़ेंगे और जब शहरों की तरफ बढ़ेंगे तो जनसंख्या में भी वृद्धि होगी। तो लगभग कितने 55% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। कितनी? 55% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। चलिए आज के आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं और हम लोग जो कल की क्लास में मिलेंगे